नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये बुक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इन बुक के अंदर जो हार्ड टॉपिक हैं 11th और 12th के कक्षा में वो सब आपके कवर हो जाएंगे और बहुत ही शानदार बढ़िया तरीके से इसके अंदर हम बात करेंगे। एक तो बीजगणित, साथ में त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति आपकी आई जाएगी और वेक्टर। ठीक है, ये दोनों बुक आपको 1100 रुपये के अंदर मिल जाएंगी। ये आपको डेमो क्लास वो मिल जाएगी, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इस बुक की वो इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये क्लास वो देख लेना, आपको पसंद आए तो आप लें वरना नहीं लें। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो उपसमुच्चयों की संख्या की एक अवयव लेकर, दो अवयव लेकर, तीन अवयव लेकर कितने उपसमुच्चय वो बन सकते हैं, या फिर यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन वो आता है आपका, या तो उपसमुच्चय की संख्या से आएगा या फिर कोई सेट ए दे देगा। ठीक है, उसके उपसमुच्चयों की संख्या पूछेगा जिसमें सेट बी के या तो एक अवयव लेकर आए या फिर सभी अवयव लेकर कोई मतलब सेट है वो कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ये प्रश्न आता है। फिर इसके बाद आपको रिलेशन वो मिल जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, एक क्लास इसकी है जो हमारे कोर्स से संबंधित जो पहली क्लास थी इस बुक की, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। 1100 रुपये इसकी फ़ीस है। इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो जैसे रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, एक इसके साथ फंक्शन आएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी, और 3D वाली जो 3 एक्सरसाइज हैं वो आपको मिल जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा और वेक्टर मिल जाएंगी, है ना। वेक्टर पूरी मिल जाएगी, वो 3D वाली भी मिलेगी और सिंपल जो वेक्टर है वो एक्सरसाइज भी आपको मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट पैकेज रहने वाला है। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक बताए इनमें से आते हैं और 1100 रुपये फ़ीस है, कभी भी आप ले सकते हैं। ओके, अगर आपको पूरा कोर्स लेना है एक साथ है, क्योंकि ऑफ़र चल रहा है आज और कल 2 दिन ऑफ़र है, तो आपको 3700 रुपये के अंदर हमारी जो कोर्स की फ़ीस है इसका 10% ऑफ आपको 2 दिनों में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको 11th क्लास वाली जो अलजेब्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है बुक पूरी, जिसके अंदर 23 वीडियो बने थे और बहुत शानदार तरीके से आपको जो आपकी ओल्ड बुक है वो प्लस में SR सेनी के क्वेश्चन या फिर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपको कंप्लीट में मिल जाएंगे। टोटल 23 वीडियो हैं इस बुक के। और इसके अंदर हम टॉपिक बताएं तो जैसे आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगी, है ना, द्विपद प्रमेय मिल जाएगी, क्रमचय संचय है, असमीका है, और जो भी उस बुक के अंदर सिलेबस के अंदर थे, है ना, टॉपिक, वो सब आपको कंप्लीट है वो करवाए गए हैं। जैसे समुच्चय भी है इसी बुक के अंदर। एक बुक हमारी हो चुकी है मैट्रिक्स वाली बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स वाली बुक के अंदर आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, सारणिक मिल जाएगी और प्रायिकता मिल जाएगी, और फिर एक और टॉपिक जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो लगभग किसी भी कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो टोटल लगभग यहाँ से अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछे गए थे, लेकिन अमूमन इस बुक से लगभग 15 से 18 नंबर के क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अगर आप मैट्रिक्स बुक की बात करें तो इसमें तो फिक्स है 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैट्रिक्स और सारणिक से, 4 क्वेश्चन आते हैं आपकी प्रायिकता से, और 4 क्वेश्चन ही आते हैं आपकी जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, जिसमें माध्य है, बहुलक है, प्रसरण है, माध्य है, यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, भारित माध्य है। लगभग जो 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और 18 लगभग क्वेश्चन आपके अलजेब्रा वाली बुक से आएंगे। तीसरी बुक हमारी कंप्लीट की है हमने ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक से भी लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। और अब हमारी जो 4th और 5th बुक दोनों साथ में चल रही हैं, जिसके लिए ये वीडियो आपको डेमो क्लास के रूप में आगे मिल जाएगा, तो उसमें से भी लगभग 18 के लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे लगभग इतना सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा जब भी ये बुक कंप्लीट होंगी। लगभग 60 प्लस क्लासें हो चुकी हैं, तो जिसको लेना है वो ले सकता है। ओके, और इसके साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर किसी भी कोचिंग की कोई भी सीट से एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। ठीक है, कंप्लीट आपकी ओल्ड बुक है, साथ में जो अभी NCERT वाली बुक चल रही है उसमें से मैं क्वेश्चन वो बना रहा हूँ, प्लस कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मतलब बहुत कम वेटेज है उसका, जैसे SR सैनी बुक से आपको क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन वो अच्छे क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में जो आने लायक है वो क्वेश्चन मैं आपको SR सैनी बुक से भी दे रहा हूँ साथ में। लेकिन हमारी जो बेस आप मान सकते हैं कि टेस्ट सीरीज है वो किसके ऊपर निर्भर है, वो ज़्यादातर आपको ओल्ड बुक से क्वेश्चन मिलेंगे, और प्लस जो अभी NCERT वाली बुक चल रही है वहाँ से क्वेश्चन वो लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए फ़ीस मैं बता देता हूँ, 700 रुपये अभी फ़ीस है। 700 रुपये फ़ीस है सिर्फ PDF टेस्ट और उसका आंसर की पहले के अंदर A सही है, B सही है, D सही है। और अगर आपको सिर्फ पूरा सॉल्यूशन के साथ चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज कोई प्रोवाइड करवाता नहीं है, काफ़ी टाइम वो लगता है सॉल्यूशन लिखने में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ़ीस है वो 1000 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों के ऊपर अभी 10% की छूट है आज और कल 2 दिन। ठीक है, इसके बाद कोई छूट वो नहीं रहेगी, जिसको लेनी है वो ले सकता है। 4 टेस्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 टेस्ट तो लिए हैं मैंने अलजेब्रा बुक से। 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है, तो लगभग 180 क्वेश्चन अलजेब्रा वाली बुक से हमने कंप्लीट टेस्ट ले लिए हैं। ओके,
अभी जो एक टेस्ट हुआ है वो मैट्रिक्स बुक से हुआ है जिसमें भी 60 क्वेश्चन थे। अब संडे को लास्ट टेस्ट होगा मैट्रिक्स बुक का, ठीक है। तो ये हमारी दोनों बुक टेस्ट के हिसाब से भी कंप्लीट हो गई हैं और वैसे पूरी थ्योरी भी हमने एकदम बढ़िया तरीके से वो कर ली है। तो जिसको लेना है वो ले सकता है, 2 दिन ऑफर है, इसके बाद कोई ऑफर वो नहीं रहेगा। ये आप डेमो क्लास पूरी देख सकते हैं किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, पूरा आपके समझ में आए तभी आप ज्वाइन करें, क्योंकि वरना ज्वाइन ना करें वरना आपका टाइम भी वेस्ट होगा और साथ में मनी भी वेस्ट होगी। तो आपके पसंद आई, आपको समझ में आई, तब इससे ज़्यादा अच्छा मैटर नहीं मिलेगा। मैटर की गारंटी मेरी है और समझा मैं एकदम बेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपके समझ में आए तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैटर में इतनी मैं एकदम 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपको किसी भी कोचिंग में अगर मेरे जो मैं मैटर बता रहा हूँ इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएँ तो आप देख लेना, वो लगभग 80% की मेरी गारंटी है। मतलब जो 80 क्वेश्चन आने हैं आपकी 11वीं और 12वीं के, उसमें से आपको 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे। इतना मुझे विश्वास है जो मैटर कर रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं 2018 का पेपर है, 2016 का पेपर है, वहाँ से कंप्लीट पेपर लगभग 80 या 90% क्वेश्चन आपकी ओल्ड बुक से आए हैं। तो मैं तो ओल्ड बुक और प्लस में एसआर से नहीं, दोनों को लेकर चल रहा हूँ, तो आपको 100% वो मिल जाएंगे। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी न्यू बुक वो स्टार्ट होने वाली है, अलजेब्रा और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो इसमें से मतलब लगभग 10 से 12 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली वो आने वाले हैं, ठीक है। जैसे रिलेशन है वो पढ़ेंगे हम आज, फंक्शन पढ़ेंगे। तो रिलेशन और फंक्शन इन दोनों में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वो आते हैं ना। और इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से लगभग रेशियो 3 क्वेश्चन का ही रहता है ना, कभी 2 भी नहीं हुए, कभी 4 भी नहीं हुए। हर एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये भी इजी है, इतनी ज़्यादा हार्ड है वो है नहीं, ठीक है। और बाकी आप चाहे पीएचडी करो तो फिर हार्ड से हार्ड है वो लैंग्वेज आती जाएगी, लेकिन आपकी एग्जाम से रिलेटेड देखें तो इतना ज़्यादा हार्ड पोर्शन ना तो रिलेशन से आता है, ना फंक्शन से आता है, और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है, ठीक है। और इसके बाद हम एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वो हमारी रह गई, वो इसी बुक के अंदर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से आपके एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। फिर लास्ट के अंदर आपकी 3 एक्सरसाइज किसकी दे रखी हैं, 3D से संबंधित वो दे रखी है ना, समतल है, सरल रेखा है। तो इस 3D वाली जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है ना, इसमें से आपके जो भी 5 या 6 क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, लगभग क्वेश्चन आपकी बुक में से आ जाते हैं ना। तो आपको लिमिटेड चीज़ पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे हम। इसमें हम बुक के एक्स्ट्रा भी काफ़ी चीज़ें वो पढ़ने वाले हैं ना। लेकिन मेरी राय आप सबको यही रहेगी कि आपको सबसे पहले, मान लीजिए डर लगता है ना कि 3D का अगर डर लगता है, या फिर रिलेशन और फंक्शन का डर लगता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का डर लगता है, क्योंकि ये टॉपिक हैं जो काफ़ी जनों को समझ में नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, पीएचडी नहीं करनी है ना। आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए वो आपके सही होने चाहिए। आपका मकसद मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए अभी, है ना। तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो बुक है ना, अभी की लिखी हुई नहीं है कि पहले मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम हो गई लास्ट ईयर वाली और उसके बाद ये बुक है वो लिखी हुई है। बुक पहले की है, बहुत पहले की है, और एग्ज़ाम हुई है लास्ट 2 साल पहले, है ना। तो इस बुक में से आप देखेंगे तो आपके जो टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको लगभग 10 क्वेश्चन वो आपकी बुक में से पूछे गए हैं, है ना। तो ये बुक आपके एकदम बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब है कि आपको बुक को एक बार तो हम वीडियो के माध्यम से कर ही रहे हैं, ठीक है। जब नहीं समझ में आए तो वीडियो को आपको दोबारा से देखना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है ना। हर 7 दिन के बाद आपको 1 या 2 बार इसका रिवीजन आपको जल्दी करना है। मान लीजिए आपने जो 11th वाली अलजेब्रा उसको अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको एपी जीपी, है ना, इनके अंदर कोई दिक्कत वो नहीं होगी, क्योंकि जो फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, याद कर लिए, वापस से आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसी प्रकार अगर मैट्रिक्स का भी अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो मैट्रिक्स में भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वो नहीं होगी। लेकिन एक टॉपिक तो जैसे प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता का रिवीजन आपको करना पड़ेगा। उसको आप मतलब 7 दिन या फिर 15 दिन के बाद अगर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, आपके रिवीजन के अलावा कोई उपाय है नहीं, वरना प्रायिकता आप वापस से भूल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक ये बुक शानदार बुक है, एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, आराम से धीरे धीरे करेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आए तो हमारा जो पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और सबके पास मेरा पर्टिकुलर जो आईडी है टेलीग्राम की वो भी है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट यही रहेगा, कम से कम 80% क्वेश्चन जो भी इस बुक में आए हैं वो हमारे सही होने चाहिए। जो 20% है, जो मतलब सॉरी 20% पर्सन है, मान लीजिए जो हार्ड लेवल आता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल आता है, वो अभी आप समझ भी लेंगे ना तो एग्ज़ाम के अंदर उनको नहीं कर पाएंगे, और आपको चाहिए भी नहीं, है ना। आपको क्यों नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिस्कशन वो कर लेते हैं। न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे भी थोड़ा सा बनता भी है कि मतलब स्कूल के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं 80, है ना। 11th और 12th के से लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कोई भी टॉपिक है वो छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, 2016 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसके अंदर मतलब 20-30 क्वेश्चन आपको 2D और 3D इन दो बुक में से ही मिलेंगे ना। 2D और 3D के जो टॉपिक हैं इनमें से लगभग 20 से 25% वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जबकि आने कितने चाहिए,
लगभग 15 से 16 क्वेश्चन ही आने चाहिए। 2D जो बुक है हमारी उसमें से लगभग 8 से 10% ही आते हैं और 3D के 5 या 6 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो आने कितने चाहिए, लगभग 15 के आसपास आने चाहिए और आए कितने थे, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन वो आए थे। तो आप अब जिसने 2016 के अंदर 2D और 3D वो नहीं पढ़ी है ना, छोड़ दी, तो उसका क्या होगा फिर, उसके 80 में से लगभग 25 या 30 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे ही चले गए, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप 2018 का पेपर देखेंगे तो 2018 के सेकंड ग्रेड में क्या हुआ, इससे जस्ट उल्टा हो गया है ना। इससे जस्ट उल्टा कैसे, जैसे अलजेब्रा बुक जो हमने पढ़ी है, जैसे AP है, GP HP है ना, द्विपद प्रमेय है, द्विघात समीकरण है, क्रमचय संचय है, तो वो बुक जो हमने पढ़ी है उसमें से आने कितने क्वेश्चन चाहिए थे, लगभग 15 के आसपास आने चाहिए थे। लेकिन जब आप 2018 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन वो पूछ लिए गए है ना। अलजेब्रा का मतलब इसके अंदर ही आप मैट्रिक्स भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से और जो सारणी का उसमें से 4 क्वेश्चन ही आने चाहिए, लेकिन 2018 के पेपर में आप देखेंगे तो लगभग 8 क्वेश्चन वो पूछे गए थे। मतलब 2016 में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, 2018 में अलजेब्रा के अंदर आप मतलब मैट्रिक्स और सारणी को भी साथ ही शामिल कर लीजिए, तो वहाँ से क्वेश्चन वो ज़्यादा आ गए। फिर एक और बात बताता हूँ आपको, 2018 का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें जो 9th और 10th के है ना क्वेश्चन, वो आने कितने चाहिए, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ही आते हैं हर बार। लेकिन इसमें ये रेशियो वो ज़्यादा हो गया, शायद 15 से 20 क्वेश्चन वो पूछे गए थे, कहाँ से, 9th और 10th से। तो किसी को पता नहीं है कि 2021 में कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन वो उठा ले, है ना। अब आप देखेंगे तो इसमें भी फर्क आया, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2018 के पेपर के अंदर शायद आपको 4 या 5 ही क्वेश्चन मिले, जबकि आने कितने चाहिए, लगभग 6 या 7 क्वेश्चन वो पूछे जाने चाहिए, है ना। 2016 के अंदर 2-3 क्वेश्चन वो ज़्यादा आए थे, लेकिन 2018 में नहीं आए। तो किसी भी टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये चीज़ छोड़ देना कि हाँ मैं 3D को छोड़ दूंगा क्योंकि 5 ही तो क्वेश्चन आते हैं, और वैसे भी आपको पूरा पेपर वो करना नहीं है, इतनी तो आपकी मेरिट भी नहीं जाती और होते भी नहीं है, टाइम थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो आपको टॉपिक छोड़ना नहीं है, भले ही आप उसको थोड़ा कम पढ़ लें। कम पढ़ लें का मतलब है कि आप मतलब छोटे छोटे जो सूत्र हैं या फिर जो इजी चीज़ें हैं ना वो आप तैयार कर लें। जो मान लीजिए 5 क्वेश्चन आने हैं तो 5 में से पाँचों क्वेश्चन वो हार्ड नहीं आएंगे, 5 में से आपको 2 प्रश्न वो एकदम से इजी मिलेंगे जो आराम से आपसे हो भी जाएंगे। तो आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे जो आपको हार्ड लगता है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं छोड़ना आपको। उसमें से जो ईजी क्वेश्चन आते हैं लगभग 40% क्वेश्चन है वो हर एग्जाम के अंदर ईजी ही आते हैं, तो आपका 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका सही होना चाहिए, वो आपके गलत है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और, जैसे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 आते हैं, और मैंने आपको टारगेट भी दिया कि हमारा टारगेट है कि मैथ के अंदर कम से कम हम कितने नंबर लेकर आएँ, 160 से लेकर 180, मतलब 80 से 90% हमारे सही होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। अब काफ़ी जने मैं देखता हूँ, मतलब लोगों का सेकंड ग्रेड के अंदर टारगेट ही कितना है, 200 नंबर का। अब टारगेट ही 200 का रख लिया, मतलब जो पास होगा वो सिलेक्शन ले लेगा, है ना, क्या पता हो भी जाए, है ना। लेकिन अभी से टारगेट आपको 200 है वो नहीं रखना है, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, और आपका टारगेट ये बनता भी है कि लगभग जो 240 के आसपास मेरिट रहती है, तो उससे 15 या 20 नंबर आप ज़्यादा सोच के चलो, है ना। लगभग 250 260 का टारगेट आपका होना चाहिए, जिसमें से लगभग 160 के आसपास मैंने मैथ के अंदर शामिल किया, मतलब 80 क्वेश्चन आप कम से कम कर सकते हैं। 80 को करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार कर सकते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में ये है कि जो 9th और 10th के कितने परसेंट आएंगे, हम 10 ही मानकर चलते हैं, ठीक है। प्लस में 20 आएंगे किसके, टीचिंग मेथड के। इन दोनों में से आप आराम से 25 क्वेश्चन वो कवर कर लेंगे, हाँ 25 क्वेश्चन आराम से आपके सही हो जाएंगे। तो 80 में से आप 25 हो यहीं पर निकाल देंगे तो टोटल कितने बचे, अब 55 बचे। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 11th और 12th के 80% आएंगे आपको, वो मैं कम से कम 60 आपके दे दूंगा, है ना। आपके एग्जाम में जो भी पर्सन आएंगे उसमें से 60 आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको 100% मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहीं पर ये जो आपने टारगेट लिया था वो तो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी आपके पास है कॉलेज वाली बुक। कॉलेज वाली बुक भी 8 है, जिसमें से आप आराम से, मतलब जो 40 नंबर आने हैं उसमें आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा हार्ड पार्ट है वो है नहीं। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे 2018 का पेपर अगर देखेंगे तो उसमें जो अमूर्त बीजगणित है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ईजी बुक है वो, है ना, सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन वो नहीं आया था। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपने रेट के अंदर भी देखा होगा, काफ़ी टॉपिक हैं, जैसे वो RT वाला, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछ लिए गए, जबकि क्वेश्चन आना चाहिए था उसमें से 1 या 2। तो ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी टॉपिक से क्या क्वेश्चन वो पूछेगा। तो आपका कर्तव्य क्या है, आपको हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अब जिसने सिर्फ एक बुक है वो मान लीजिए सब पढ़ते हैं, ये बुक है वो सब पढ़ते हैं ना, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है या फिर फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है, वो अमूर्त बीजगणित 100% पढ़ेगा, क्योंकि सबसे ईजी है और वहाँ से क्वेश्चन वो बाहर जाता भी नहीं है। आराम से जो 40-50 पेज होते हैं शायद, उसके मुश्किल से वो पढ़ लेता है, उसमें से आराम से आपको 5 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, है ना, और उसमें गलती भी नहीं होती है ज़्यादा।
लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो गलती होगी कहाँ से ना, क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो ये भी एक एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रहता है, आपको पेपर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन वो एग्जामिनर करता है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी वो करनी पड़ेगी। तभी बोल रहा हूँ आपको, चाहे जो नहीं आता है उसको आप कम पढ़ लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो पहले करते हैं या रीट के अंदर करते थे कि आपको नहीं आता है वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मेरिट है वो थोड़ी हाई रहती है। लेकिन मैथ के अंदर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 150 में से आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, लगभग 90 के आसपास करने हैं, और कोशिश ये करनी है कि 90 में से आपके 5 या 7 से ज़्यादा गलत है वो ना हो, है ना। तुक्के आपको नहीं लगाने हैं, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही प्रश्न होंगे, और आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि मैं स्कूल वाले में मतलब 60 क्वेश्चन वो लेकर आऊँगा, ठीक है। और कॉलेज के अंदर मैं ये 20% वो मेरे 100% सही होने चाहिए। और टीचिंग मेथड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैंने बार बार बोला है। एस के मंगल वाली आप गाइड ले लीजिए, कहीं से भी मिलती है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ भी आपके पास मैटर नहीं है, आपने रीट की तैयारी की होगी, रीट की जो टीचिंग मेथड है वो सेम टू सेम सेकंड ग्रेड के अंदर है ना, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसी प्रकार मैंने रीट के लिए साइकोलॉजी के लिए भी आपको बताया कि साइकोलॉजी के अंदर भी आप जो रीट के अंदर पढ़ी थी वही साइकोलॉजी की आप रिवीजन वो करते रहिए, तो साइकोलॉजी आप भूलेंगे नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि रीट वाली इसमें आएगी नहीं, है ना, सेम टू सेम है, कुछ टॉपिक अलग हैं लेकिन पूरी साइकोलॉजी अलग नहीं है, ठीक है। तो डिस्कशन काफ़ी हो गया, मैंने आपको बताया है, और आपको शायद थोड़ा फ़ायदा भी मिलेगा इससे। आपको एक टारगेट वो रखना पड़ेगा कि मेरे को 250 260 नंबर, मेरे हिसाब से इतना टारगेट आपको रखना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है कि आप 200 का रखें, 220 का रखें, लेकिन टारगेट इतना कम हो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी जितना सोचता है उतना कर नहीं पाता है। मैंने भी ये सोचा था कि जो त्रिकोणमिति वाली बुक है वो हम 100% दिसंबर के अंदर कर लेंगे, लेकिन नहीं हुई, है ना। 5 दिन जनवरी की ओर चले गए। तो ये सोचते हैं, अब हमारा टारगेट ये भी अभी भी ये है कि हम जो ये वेक्टर वाली बुक और ये जो अलजेब्रा वाली बुक है वो जनवरी के अंदर कर लें। अब देखते हैं होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे हार्ड टॉपिक है, मेरे को पता है काफ़ी जनों के इसके अंदर डाउट रहते हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि सभी डाउट हों क्लियर हों, और इसी के लिए मैंने वापस से थोड़ा सा समूचे हम पढ़ेंगे कि समूचे होता क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके अंदर काम है वो आएगा, ठीक है। और कुछ उपसमुचे के अंदर मैंने चीज़ें वो आपको नहीं पढ़ाई थी उस टाइम, तो ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, समुचे सबसे पहले होता क्या है। तो समुच्चय की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वस्तुओं क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का क्या होता है, संग्रह है होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब जैसे फिक्स नियम हो, है ना, कोई नियम हो, कोई किंतु परंतु उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पूछ ले आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनका समुच्चय आप बनाइए, तो आप सीधा से फटाक से बना देंगे, कौन सा, ए ई आई ओ यू, है ना, सब एक जैसे बनाएंगे। आप चाहे मतलब कहीं से पूछ ले, चाहे राजस्थान के निवासी हैं उनको पूछ ले, चाहे अमेरिका से पूछ ले, सब यही बनाएंगे, है ना। इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, सब जगह एकदम फिक्स नियम है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का कोई संग्रह होना चाहिए, वो क्या है, समुच्चय है, ठीक है। और आपको पूरी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं, उसमें कुछ है नहीं अलग, ठीक है। उपसमुच्चय सबसेट को देखते हैं, सबसेट की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम पढ़ चुके हैं ना, कंप्लीट जो परिभाषाएं देखेंगे। और उसके बाद एक ये नई चीज़ है जो हमने उस टाइम नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो ये देखिए सबसेट क्या होता है कि कोई सेट ए आपको दे रखा हो ना, तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर विद्यमान हो। मतलब क्या है कि सेट ए के अंदर हमने अवयव हो, मान लीजिए सेट ए के अंदर अवयव कितने हैं, 1 2 और 3, 3 अवयव का ये कोई सेट ए है। तो सेट बी हमने मान लिया कि नेचुरल नंबर का एक क्या है, सेट है। मतलब बी बराबर किसके है, एन के। मतलब एन के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं नेचुरल नंबर में, 1 2 से लेकर ये चीज़ है वो अनंत तक चलती जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, बी सेट है, और ये क्या है, ए सेट है। तो ए सबसेट भी होगा, क्योंकि ए के जो सभी अवयव हैं वो बी के अंदर विद्यमान है। तो यही तो परिभाषा होती है सबसेट की, कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर विद्यमान हो। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ए सबसेट बी, ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए, है ना। इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट वो कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि उपसमुच्चय बन कितने सकते हैं। तो अब मान लीजिए समुच्चय ए है, तो इसके टोटल उपसमुच्चय वो कितने होंगे, 2 की पावर n, जहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, है ना। तो कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। मतलब टोटल सबसेट वो कितने बन सकते हैं, 8 सबसेट वो बन सकते हैं, जिसके अंदर एक तो फाई होता है, एक ये खुद होता है, ये दो तो क्या होते हैं, अनुचित होते हैं, और जो बाकी बनते हैं 6 वो क्या होते हैं, उचित उपसमुच्चय वो कहलाते हैं। इतनी बात हम कर चुके हैं। अब ये एक नई चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन वो बराबर पूछे जा रहे हैं, 2016 में बात कर लो, 2018 में बात कर लो, है ना। यहाँ से क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड ग्रेड में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार आ सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। तो उपसमुच्चयों की संख्या और समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव दे रखे हैं, यहाँ पे एन अवयव हमने मान रखे हैं ना, A1 A2 AN क्या है, समुच्चय ए के एलिमेंट है। तो आपको कोई पूछ ले कि रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो रिक्त उपसमुच्चय कितना होगा, एक ही तो होगा, फाई, फाई के अलावा तो कोई रिक्त होता ही नहीं है। तो ये देखिए रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। अब एक को चाहे आप इस प्रकार लिख दो, या फिर NC0, मतलब n टोटल अवयव है, उसमें से हमने चयन एक का भी नहीं किया, तो NC0 इसका मान भी कितना होता है, एक ही होता है। क्या होता है, इसको किस प्रकार खोलते हैं हम,
तो ऊपर तो क्या आएगा फैक्टोरियल n आएगा और नीचे क्या आएगा, एक तो फैक्टोरियल 0 और एक क्या आएगा ऊपर में से नीचे वाला हम घटाते हैं तो n माइनस का 0। ठीक है, तो ये देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n वो कैंसिल आउट हो गया और फैक्टोरियल 0 का मान कितना 1 होता है तो मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो NC0 मतलब टोटल अवयव कितने हैं n है और आपने चूज कितने को किया, एक 0 का किया क्योंकि रिक्त समुच्चय की बात कर रहे हैं तो रिक्त के अंदर तो कोई भी अवयव हो नहीं लेते हम, तो NC0 हो गया। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले कि कोई सेट ए आपको दे दे जिसके अंदर मान लीजिए 5 एलिमेंट हो ना, समुच्चय ए आपको दे दिया जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5। अब आपको कोई पूछ ले है ना, पहले तो क्या क्वेश्चन आता था कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलते 2 की पावर n, मतलब n का मान कितना है 5 है तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 है वो किसके बराबर होता है 32। ठीक है, तो डायरेक्ट यही आता था क्वेश्चन। लेकिन अब क्या क्वेश्चन आने लग गए, अब ये आने लगे कि आपको कोई समुच्चय ए मान ले दे दिया है ना कि 5 अवयव वाला कोई भी जो समुच्चय है वो दे दिया और आपको पूछ ले कि इसमें एक अवयव को लेकर कितने उपसमुच्चय हैं वो बनेंगे, है ना, तो कितने बनेंगे। अब टोटल आपको कितने दे रखे हैं 5 दे रखे हैं, तो 5 में से आपको चयन कितनों का करना है, एक का करना है 5C1 और 5C1 का मतलब कितना होता है 5 होता है, तो कितने उपसमुच्चय वो बनेंगे तो सिर्फ 5 ही बनेंगे, है ना। तो इसको n के माध्यम से देखेंगे तो ये देखिए एक अवयव लेकर टोटल कितने अवयव है n है और n में से एक अवयव लेकर कितने उपसमुच्चय बनेंगे तो NC1। इसी प्रकार 2 अवयव वाले कितने उपसमुच्चय बनेंगे तो NC2। ठीक है, और इसी प्रकार n में से n का आपने चयन कर लिया, मतलब खुद कोई भी समुच्चय ए है वो खुद का भी तो उपसमुच्चय होता है, तो आपने जो जितने भी अवयव दे रखे हैं वो सभी लेकर अगर आपने कोई पूछ ले कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे तो सभी का आपने चयन कर लिया, तो NCN मतलब क्या एक ही तो बनेगा। NCN का मतलब क्या होता है एक ही तो होता है, और टोटल कुल उपसमुच्चय वो कितने बनते हैं तो 2 की पावर n बनते हैं। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने द्विपद प्रमेय के अंदर वो देखी थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है कि रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या वो कितनी होगी, एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या वो कितनी होगी, तो किस प्रकार निकालेंगे। वैसे तो ये मतलब पता है ना, लेकिन हम पर्टिकुलर अगर ऐसा कोई एक क्वेश्चन कर लें तो ज़्यादा ध्यान में वो रहेगा। ठीक है, तो रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी एक होगी, एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी NC1 होगी। इसी प्रकार 2 अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी NC2 होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर और बात कर लेते हैं ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर और बात कर लेते हैं जिसमें मतलब 2 ही अवयव लेकर देखें तो उसमें से आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई समुच्चय हमने ए है वो मान लिया जिसके अंदर 2 ही अवयव है 1 और 2। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले इसके उपसमुच्चय टोटल बनेंगे कितने, है ना, टोटल उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो ये देखिए एक तो बनेगा कौन 5। ठीक है, एक में एक अवयव लेकर हमने समुच्चय वो बना दिया, एक 2 लेकर बना दिया और एक में ये दोनों आ गए। ठीक है, इतने तो उपसमुच्चय बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे 2 की पावर n, तो n का मान कितना है 2 है तो 2 की पावर 2, 4 ही तो उपसमुच्चय बनेंगे। तो एक तो 5 हो गया रिक्त उपसमुच्चय, एक हो गया एक एलिमेंट को लेकर, एक ये 2 अकेला एलिमेंट को लेकर, एक में ये दोनों आ गए। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए एक अवयव लेकर उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो ये देखिए NC हम क्या लिखते हैं NC1 ही तो लिखते हैं। अब n का मतलब कितना है, कितने एलिमेंट है तो 2 हैं, 2C1 आएगा, 2C1 का मतलब कितना है 2 है, और ये देखिए बना के आप देखेंगे तो ये देखिए 2 ही तो आ रहा है। अब लेकिन एलिमेंट अब ये तो आपके पास सिर्फ 2 ही हैं, तो आप बना के देख लिया, मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट 5 आ जाए तो आप 2 की पावर 5 मतलब 32 से समुच्चय बनाएंगे थोड़ी, हाँ 32 बनाएंगे, उसमें फिर आपको जो पूछा उसका चयन करेंगे, इतने में तो 1 घंटा निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको एक अवयव लेकर पूछ ले तो NC1 है, 2 अवयव लेकर पूछ ले तो NC2 है, और सभी अवयव लेकर पूछ ले तो NCN होगा। इसी प्रकार मान लीजिए अब बड़ा हो ये क्वेश्चन हो मान लीजिए 5 एलिमेंट को लेकर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि 4 अवयव लेकर कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो क्या आएगा NC4 आएगा, है ना, n का मान कितना है 5 है तो 5C4 आ जाएगा। अब ऊपर तो क्या आएगा फैक्टोरियल 5 आएगा और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मान कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है, तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन वो बन सकता है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन वो आए हुए हैं लेकिन सेकंड ग्रेड में अभी तक नहीं आया, तो क्या पता इस बार वो आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले, आगे आप देखेंगे तो ये देखिए अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आपके पास एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि समुच्चय ए आपको दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक तो 1 है एक 2 है और एक वापस से समुच्चय के अंदर ये 8 लिखा हुआ है, मतलब इस प्रकार है वो लिखा हुआ है मझले कोष्ठक के अंदर 8, ये क्या है एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो कितने अवयव होंगे, एक तो 1 है एक 2 है और एक ये भी तो एलिमेंट ही है, मतलब टोटल एलिमेंट हो कितने हैं 3 ही तो हैं। अब नीचे आपको कथन वो दे रखे हैं, कितने कथन दे रखे हैं, ये देखिए टोटल आप देखेंगे तो 11 कथन है, 11 में से एक तो हमने कर लिया मतलब 10 हैं, 10 में से कौन सा कथन तो सही है
और कौन सा कथन गलत है। वीडियो को रोकना है और कंप्लीट आपको सोल्व करना है कि कौन सी बात इसमें सही है और कौन सी बात इसमें गलत है, ठीक है। तो हम अब डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्या दे रखा है आपको, ये देखिए 8 इस प्रकार दे रखा है, ये सबसेट है ए का, ठीक है। एक में ये 2 कोष्टक के अंदर बंद है, सबसेट है ए का, तो इसमें से एक बात तो क्या सही है और एक है गलत, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए 8 क्या है, बिलोंग्स टू ए है, और इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 और 2 बिलोंग्स टू ए है, और ये सभी एक समुच्चय के अंदर बंद है और सबसेट ऑफ ए है। और इधर आप देखेंगे तो ये सबसेट ऑफ ए है, ये 1 और 2 सबसेट ऑफ ए है, और 5 बिलोंग्स टू ए है, 5 सबसेट ऑफ ए है, और ये 5 ए के मतलब समुच्चय के हिसाब से लिखा हुआ सबसेट ऑफ ए है। तो इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये आपसे प्रश्न है वो पूछा गया है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये देखिए क्या है, 8 सबसेट ऑफ ए है ना, तो इसका पावर सेट ऑफ ए बनाइए आप, है ना। पी ऑफ ए आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, कौन कौन से एलिमेंट हम आएंगे, एक तो 5 आएगा, है ना, एक तो 5 आएगा, एक क्या आएगा, एक सिर्फ एक आएगा, फिर एक सिर्फ 2 आएगा, एक में ये 8 है ये भी बंद होगा, है ना, और फिर ये 2 के आ जाएंगे, मतलब 1 और 2, फिर क्या आएगा, एक के साथ क्या आएगा, 8 भी आएगा, है ना, फिर क्या आएगा, 8 के साथ क्या आएगा, एक 2 भी आएगा, है ना, एक में ये तीनों आ जाएंगे। तो ये क्या बना, इसका पावर सेट ऑफ ए बना, ठीक है, ये पावर सेट ऑफ ए बना। और ये क्या है, इसके सबसेट भी हैं, ये कंप्लीट सबसेट है, 5 भी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। तो ये देख लिए 5 सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सही होगा, है ना, मतलब कथन जो 5 है वो तो सही है, लेकिन ये कथन है वो गलत है, क्योंकि 5 को आप सीधा सिंपल लिखते हैं। अगर आपने इस प्रकार मंझले कोष्टक के अंदर लिख दिया तो इस 5 का मतलब रिक्त समुच्चय नहीं होगा, बल्कि ये तो क्या हो जाएगा, एक कोई 5 एलिमेंट है जिसका समुच्चय आपने बनाया है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक 5 एलिमेंट है ये, है ना। तो ये जो कथन 6 नंबर का है ये क्या है, गलत है, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए है वो नहीं होगा। 5 बिलोंग्स टू ए कब होता, जब यहाँ पे मतलब इस प्रकार का कोई समुच्चय आपको दे रखा होता, 1 2, है ना, और यहाँ पे 5 एक कोई एलिमेंट होता, तो आप क्या लिखते हैं, उसको बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, 5 सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, सभी कोई भी समुच्चय आपको दे रखा है उसका हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है ये, है ना। तो 5 सबसेट ऑफ ए आएगा, ना कि ये आएगा, और ना कि बिलोंग्स टू ए होगा, है ना। तो ये 7 नंबर की बात भी गलत है और 6 नंबर की बात भी गलत है, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे तो ये नीचे वाले तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए 1 और 2 क्या है, सबसेट ऑफ ए है, तो ये देख सकते हैं, आप बना सकते हैं, ये देखिए 1 और 2 क्या है, सबसेट ऑफ ए, मतलब ये बात तो क्या है, सही है ना। तो ये देखिए 1 और 2 क्या है, सही है, सबसेट ऑफ ए होगा, तो ये बात तो सही है 9 नंबर की। फिर ये 10 नंबर की सही है या गलत है, तो आप देखेंगे ये देखिए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 8 भी आपको कोष्टक के अंदर बंद करना होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको कोष्टक के अंदर नहीं दे रखा है ना। तो एलिमेंट किस प्रकार का दे रखा है आपको, समुच्चय के अंदर इस प्रकार दे रखा है, तो अगर ऐसा आता तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाता, वरना क्या है, गलत है। तो ये 11 नंबर का कथन है वो गलत है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर इतना ही तो फर्क था। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए 1 और 2 का समुच्चय वो क्या है, बिलोंग्स टू ए, नहीं गलत बात है ना। 1 और 2 अगर एलिमेंट के जैसे लिखा होता तो क्या हो जाता, बिलोंग्स टू ए हो जाता, लेकिन अब क्या है, समुच्चय के अंदर आपने बंद कर दिया तो ये क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, मतलब 8 नंबर का कथन भी क्या है, गलत है, ठीक है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे, आप समझ गए होंगे, ये देखिए एलिमेंट ऑफ 8 है तो ये क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होगा, मतलब सही है। और यहाँ पे ये समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है तो सबसेट ऑफ ए होगा, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपको मतलब एलिमेंट ही किस प्रकार दे रखा है, इस प्रकार का तो एलिमेंट दे रखा है, तो ये फिर सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, मतलब ये चीज़ है वो गलत है ना। तो समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना, और काफ़ी जनों की गलतियाँ होंगी इसके अंदर। तो मैंने आपको आराम से समझा दिया है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, वापस से पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है वो होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है कि आपको कोई सेट ए दे रखा है जिसके अंदर कितने अवयव हैं, एन अवयव है ना। ये देखिए A1 A2 A3 और कहाँ तक जा रहा है, AN तक जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सेट आपको दे रखा है बी, जिसके अंदर कितने अवयव हैं, A1 A2 और कितने अवयव हैं, AR तक है। और R क्या है, R लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब R का मान N से क्या होगा, या तो बराबर होगा या फिर कम होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें बी के सभी अवयव हो, बी का केवल एक अवयव हो, बी का कोई अवयव नहीं हो और बी का कम से कम एक अवयव हो, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए ए के उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछी है ना, और बी के सभी अवयव आपने ले लिए, तो बी के अंदर कितने अवयव हैं, आर है, आर में से आपने कितने ले लिए, सभी ले लिए, तो आर में से आर का आपने क्या कर लिया, चयन कर लिया, है ना, RCR। और इसके मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आएगा, 2 की पावर n - r, मतलब दोनों का जितना भी अंतर, अब मान लीजिए इसके अंदर 6 अवयव हैं और इसके अंदर 4 अवयव हैं, तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 माइनस का 4, मतलब 2 की पावर 2, तो हमेशा क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। फिर आपको बी के कितने अवयव लिए हैं, बी का अगर सभी अवयव लिए तो 4C4 आ जाएगा,
अगर बी का आपने एक ही अवयव लिया तो 4c 1 आ जाएगा, और बी का अगर आपने कोई अवयव नहीं लिया तो 4c 0 आ जाएगा, ठीक है। और बी का अगर कम से कम एक अवयव लिया तो क्या आएगा 2 की पावर n, है ना, और माइनस में क्या आएगा 2 की पावर n माइनस का r। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप सेकंड ग्रेड की दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल की। तो ये देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ए के अंदर आपको अवयव दे रखे हैं 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और बी के अंदर कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1 2 और 3। तो ए के उपसमुच्चय जिनमें, है ना, एक सेम टू सेम जो हमने ऊपर बात की थी, इसी फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन हमने ले लिया, ताकि और बढ़िया से आपके समझ में आ जाए किस प्रकार के क्वेश्चन वो आते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन और मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से ये हमने उस टाइम छोड़ दी थी, नहीं की थी, क्योंकि आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा था, है ना, और फिर हमने नेक्स्ट बुक को स्टार्ट कर ली थी, लेकिन अभी मेरे ध्यान में आ गया, और ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रहे, मतलब नहीं रहेगी जो आपको ना पढ़ाई जाए। तभी बोल रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन आपको 100% वो मिल जाएंगे, एकदम बढ़िया से करेंगे, इतना आप कर लेंगे आराम से आपको क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं, ठीक है, और बी के अंदर 3 अवयव हैं। तो ए के उपसमुच्चय जिनमें बी के सभी अवयव, है ना, बी के सभी अवयव, तो फॉर्मूला क्या था, आर सी आर और 2 की पावर n माइनस का r, है ना। फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आपको ट्रिक याद करनी है, आपको कॉमन सेंस के हिसाब से आपको मतलब 1% करेंगे तो आपकी याद हो जाएगा कि हाँ इस प्रकार हम करते हैं। तो ये देखिए नीचे वाले में कम एलिमेंट है ना, तो b है, a के उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछी गई है, b के सभी अवयव लेने हैं, मतलब 3 है, तो 3 में से आपने चयन कितना कर लिया, 3 का कर लिया, और साथ में क्या आता है 2 की पावर n माइनस का r का मान कितना है 3 है, और n का मान कितना है 6 है, तो क्या आएगा 2 की पावर 6 माइनस का 3, ठीक है। 3c3 मान कितना होता है 1 होता है। एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है, एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार आता है, मैंने ऊपर भी बताया था। एन सी एन का मतलब कितना होता है, ऊपर तो क्या आएगा फैक्टोरियल एन, ठीक है, ऊपर तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल आएगा, और नीचे क्या जो भी आपको नीचे दे रखा है इसका फैक्टोरियल आएगा, और एक क्या आएगा दोनों का अंतर आएगा एन माइनस का एन, ठीक है। तो एन माइनस एन मतलब 0, है ना, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान कितना आएगा 1/1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में क्या आएगा 2 की पावर 6 माइनस का 3 मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको याद है, ठीक है, और ये तो ध्यान में रह जाएगा आराम से, और आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है, ठीक है। तो ये देखिए ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें बी के सभी अवयव किस प्रकार निकालेंगे, सभी अवयव होंगे तो जितने दे रखे हैं उसमें से सभी का हम चयन कर लेंगे 3c3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ही अवयव लेना है ना, बी का केवल एक अवयव, तो क्या आएगा RC1 आ जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना है 3 है, और चयन आपको कितना करना है एक का करना है, तो 3c1, और साथ में मल्टीप्लाई में तो हमेशा क्या आएगा 2 की पावर 6 माइनस का 3 मतलब 2 की पावर n माइनस का, तो इसका मान कितना आ जाएगा, अब 3c1 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऊपर तो क्या आएगा फैक्टोरियल 3 और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता ही है, और 3 को इसको किस प्रकार लिखते हैं हम 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चला जाता है, और ये है ही 1 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 की पावर 3 मतलब मान कितना आएगा 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 24। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे, टोटल 24 उपसमुच्चय वो बनेंगे। इसी प्रकार बी के 2 अवयव हों, है ना, बी के 2 अवयव लेंगे तो कितना आएगा 3c2, ठीक है, 3c2 और 2 की पावर क्या आएगा 6 माइनस का 3, ये तो हर बार कितना आता है 2 की पावर n माइनस r ही चलता है, ठीक है। तो 3c2 की वैल्यू क्या होगी 3c2 लिखो, या फिर इसको 3c1 भी लिख सकते हैं, चाहे आप दोनों का मान अलग अलग निकाल सकते हैं, इस लफड़े के अंदर आप ना पढ़ें, ठीक है। 3c2 की वैल्यू भी आप निकाल लें तो ये देखिए क्या आएगा फैक्टोरियल 3, और नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल n माइनस r होता है तो फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और इसको आपने ऊपर सरल किया ही तो इसका मान कितना आएगा 3 आएगा, और साथ में 2 की पावर 3 मतलब वैल्यू कितनी आएगी 24, ठीक है। और इसी प्रकार ये देखिए आप इसके अंदर आपको समझना है ना, बी का कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव, तो एक तो फॉर्मूला है ही आपके पास, कौन सा फॉर्मूला है ये रहा 2 की पावर n माइनस में क्या है 2 की पावर n माइनस r, तो 2 की पावर n मतलब क्या आएगा 2 की पावर कितने अवयव हैं 6 अवयव हैं, तो एक तो क्या आ जाएगा इस प्रकार आप कर सकते हैं 2 की पावर 6 और माइनस में क्या आएगा 2 की पावर 6 माइनस का 3 मतलब 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर 5, आप याद रखें 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है ना, तो ये देखिए 1 और 2 है मतलब 64 वैल्यू आ जाएगी, और माइनस में क्या आएगा 8 आएगा 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 64 में से आप 8 घटाएंगे तो 56 ना, ये आपके पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है आपको रटना नहीं है ना, दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, और दूसरा जिस प्रकार हम चयन करते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि कम से कम एक अवयव हो, तो कितने अवयव हो सकते हैं 3 अवयव हैं टोटल बी के अंदर, है ना, बी में से आपने एक का चयन कर लिया,
या फिर आपने क्या कर लिया, 3 में से आपने 2 का चयन कर लिया, या फिर क्या हो सकता है 3 में से आपने तीनों का चयन कर लिया और साथ में मल्टीप्लाई में 2 की पावर n माइनस आर तो क्या है चल ही रहा है, मतलब n का मान कितना है 6 और r का मान कितना है 3 है। तो ये तो क्या आ जाएगा 3c1 की वैल्यू कितनी होती है, 3c1 मतलब 3 वैल्यू, ठीक है। 3c2 की वैल्यू आपने निकाली है, ये रहा है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। और 3c3 NCN की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, और साथ में क्या आएगा 2 की पावर 6 माइनस का 3 मतलब 2 की पावर 3। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो कितना आंसर आएगा 56, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ये तो हमने प्रायिकता के अंदर बहुत देखा है ना, प्रायिकता के अंदर बहुत पढ़ा है और संचय के अंदर भी पढ़ा है। तो बी का क्या बोल रहा है, कम से कम एक बोल रहा है ना, कम से कम एक बोल रहा है, तो एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार चयन करके भी कर सकते हैं, और अगर आपके डायरेक्ट फॉर्मूला याद है 2 की पावर n माइनस में 2 की पावर n माइनस आर, तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसी प्रकार ये देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए बी का कोई अवयव नहीं हो, है ना, कोई अवयव नहीं हो मतलब NC0 3 अवयव हैं, सॉरी RC0 है ना, R का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C0 और साथ में क्या आएगा 2 की पावर n माइनस आर मतलब 2 की पावर 3। तो 3C0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, चाहे NC0 बोलो है ना, चाहे NCN बोलो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए ये अलग है एक और, बी का अधिकतम एक अवयव हो, अधिकतम एक अवयव हो मतलब इसका इसका मतलब क्या है इस कथन का, बी का अधिकतम एक अवयव मतलब एक अवयव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। अधिकतम बोला है एक, एक से ज़्यादा नहीं लेना है ना, 2 नहीं लेने 3 नहीं लेने, अधिकतम एक बोला है तो एक हो सकता है या फिर इससे कम तो ले नहीं सकते ना, जिस प्रकार आपने यहाँ पे बोला है कि कम से कम एक अवयव हो, तो एक भी हुआ 2 भी हुआ 3 भी हुआ है ना, लेकिन आपको एक तो लेना ही है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अधिकतम एक अवयव मतलब एक हो सकता है और एक से कम भी चलेगा है ना, तो एक तो क्या आ जाएगा 3C0 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 3C1 आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चलेगा 2 की पावर n माइनस आर तो चल ही रहा है। तो ये देखिए 3C0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी है ना, और 3C1 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और साथ में क्या आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा प्रकार के क्वेश्चन वो नहीं आते हैं, ये 6 प्रकार आप देख लेना और 1-2 बार इसका रिविजन कर लेना, आपके याद भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आए हुए क्वेश्चन करते हैं आप कुछ, एक समुच्चय के अंदर आपके अवयव कितने दे रखे हैं 2n+1 अवयव है ना, समुच्चय में कितने अवयव हैं 2n+1 अवयव है, ठीक है। तब उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें n से अधिक अवयव हो, n से अधिक अवयव हो है ना, तो ये देखिए आपको क्या दे रखा है 2n+ अवयव तो है समुच्चय के अंदर, मान लीजिए समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव कितने हैं 2n+1। अब n का मान हमने क्या मान लिया, इस प्रकार के क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया कि n बराबर आपको 1 या 2 लेकर है वो करना है, ठीक है। n बराबर 1 लेकर भी कर सकते हैं, n बराबर 2 लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए n बराबर हमने क्या लिया 1 लिया, तो n बराबर 1 लेते यहाँ पे कितने अवयव हो जाएंगे समुच्चय के अंदर 2, और इंटू में क्या आएगा 1 आएगा और +1 है ही, तो यहाँ पे अवयव कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं, और आपको उन उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है जिनमें n से अधिक अवयव हो, मतलब 1 से अधिक अवयव हो, n का मान कितना लिया 1 लिया है, ठीक है। टोटल कितने अवयव हैं 3 है और आपको लेने कितने हैं उसमें से 1 से अधिक लेने हैं, तो एक बार तो क्या आ जाएगा 3C2 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा 3C3 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए 3C2 का मान कितना होता है 3C2 का मान कितना होगा 3 होगा, और इसी प्रकार 3C1 का मान कितना होगा, सॉरी 3C3 या NCN का मान कितना होगा 1 होगा, मतलब टोटल उपसमुच्चय कितने होंगे 4 बनेंगे। अब ऑप्शन के अंदर आप n बराबर 1 है वो लेकर देख लें कौन से ऑप्शन में मान हो 4 आता है वही आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे n बराबर 1 तो 2 की पावर 1 मतलब मान कितना आएगा 2 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी में आप रखेंगे तो ये देखिए 2 की पावर 2 और साथ में क्या है n है, तो इंटू में क्या आएगा 2 इंटू 1 तो 2 की पावर 2 मतलब वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, और 4 ही तो आपको चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप रखेंगे तो 2 की पावर n-1 मतलब 1-1 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना। तो आपको इस प्रकार करने हैं, एकदम सिंपल आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा आप बस कंसेप्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझें। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं 1 2 3 और 4, ये समुच्चय ए के अंदर अवयव हैं। इसी प्रकार बी के अंदर आपको अवयव दे रखे हैं 2 4 और 6, तथा समुच्चय सी इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्या है सी, है ना, ये सबसेट का निशान है, ये सबसेट है और ये सी है और वापस से ये सबसेट है ए यूनियन बी, तब समुच्चयों सी की संख्या आप बताइए, है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी है वो निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी आप देखेंगे तो कितने अवयव होंगे, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन अवयव आते हैं ना वो बेनिस्ट अवयव, तो ये देखिए एक तो 2 है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर 4 है और इसके अंदर भी 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव आ जाएंगे, एक तो 2 आएगा एक 4 आएगा। इसी प्रकार ए यूनियन बी के अंदर कितने अवयव आएंगे, तो ये देखिए ए यूनियन बी के अंदर आप संख्या देखेंगे तो कितने आएंगे
एक तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, चार आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो जो ए आपको दे रखा वो तो ऐसा कैसा लिख लें, फिर आप उभयनिष्ठ अवयवों छोड़ दें और बाकी बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, है ना। तो दो आ गया, चार आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, छः आएगा। मतलब ए यूनियन बी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये क्या है, सबसेट ऑफ सी, मतलब कम से कम। अगर हम बात करें कम से कम भी, तो सी के अंदर दो ये अवयव तो होंगे, तभी तो ये सबसेट होगा, क्योंकि तभी तो सबसेट होगा। सबसेट का मतलब ही क्या है कि कोई समुच्चय ए सबसेट होगा बी का जब ए ये कंप्लीट अवयवों बी के अंदर उपस्थित हो, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी है किसका, सबसेट है सी का। तो कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, है ना, दो एलिमेंट होंगे तभी तो ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे और साथ में क्या है, ये सबसेट है, सी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। तो ये देख सकते हैं आप, ये ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट है। तो ये काम आपका इस प्रकार वो निकल सकता है, ठीक है। तो आपके पास सी के अंदर कितने अवयव, सी की ही संख्या आपको चाहिए कि समुच्चय सी के अंदर कितनी संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होगी, कितने अवयव होंगे, दो अवयव होंगे, दो में से आपको दो का वो चयन करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, टू सी टू, है ना, आर सी एन, सॉरी एन सी आर ही तो लिखते हैं आपका, आर सी और नीचे क्या आएगा, फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा था, ए के अंदर कितने अवयव हैं, मान लीजिए एन अवयव हैं, और बी के अंदर कितने अवयव हैं, आर अवयव हैं। तो आपको बी में कितने जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी, तो फॉर्मूला क्या था, आर सी, है ना, और कितनों का आपको जो चयन करना वो नीचे आ जाएगा, और क्या आएगा, दो की पावर एन माइनस आर, ये तो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे आर का मान कितना है, दो है ना, और चयन कितना करना पड़ेगा आपको, दो का चयन करना पड़ेगा, तभी तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये देखिए दो सी दो, और साथ में क्या आएगा, दो की पावर एन का मान कितना है, एन का मान देख सकते हैं, ये देखिए एक दो तीन चार और पाँच, एन का मान कितना है, पाँच है, और आर का मान कितना है, दो है। तो ये देखिए दो सी दो, एन सी एन का मान कितना होता है, हमेशा एक होता है। और यहाँ पे आप करेंगे, ये देखिए इसका मान कितना है, दो है, तो दो की पावर क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। दो की पावर तीन कितना होता है, आठ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, तो ये देखिए ये सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि समुच्चय ए के अंदर अवयव कितने दे रखे हैं आपको, एक दो तीन चार और पाँच, है ना, पांच अवयव है। तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें दो तो हो परंतु चार नहीं हो, है ना। तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछी है जिसमें दो तो होना ही होना चाहिए और चार वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समुच्चय ए के अंदर आप कितने अवयव होंगे, मतलब चार तो होना ही नहीं चाहिए, तो समुच्चय ए में से हम चारों निकाल देंगे। तो आपके पास सेट ए है वो क्या बचेगा, एक दो तीन और पाँच, ठीक है। ये एलिमेंट होंगे क्योंकि चार आपको लेना ही नहीं है। और समुच्चय बी कौन सा होगा, जिसमें दो होना चाहिए ना, जिसमें दो ही हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ये किसका सेट हो जाएगा, दो का हो जाएगा। फिर आपके पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप वैल्यू लिख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, ये देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए के अंदर कितने अवयव हो, एन अवयव हो, बी के अंदर कितने अवयव हो, आर अवयव हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, आर सी, और जितनों का आपको चयन करना है, और साथ में क्या आएगा, दो की पावर एन माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे आर के अंदर एलिमेंट ही कितने हैं, एक है, और चयन भी कितनों का करना है आपको, एक का करना है। तो क्या आ जाएगा, वन सी वन, और साथ में क्या आएगा, दो की पावर एन माइनस आर। तो एन के अंदर कितना मान है, चार है, तो क्या आएगा, दो की पावर चार माइनस में क्या आएगा, एक आएगा। तो ये देखिए वापस से कितना आ रहा है, वन सी वन का मान कितना होगा, एक होगा, और दो की पावर तीन, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो वापस से पूछ लेना। और ये तो है ही, ये तो मैंने शायद टेस्ट सीरीज के अंदर ही क्वेश्चन दे दिया था, और आया हुआ अभी आपके 2013 में। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है सॉरी, दो परिमित समुच्चय में एम व एन अवयव है, ठीक है। प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, है ना, प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक आपको दे रखी है। तब आपको एम व एन का मान है वो बताना है, मतलब आपको जो पर्सन दे रखा है कम से कम वो तो लिखें, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको क्या बोल रहा है, दो परिमित रूप से समुच्चय है ना, दो समुच्चय हैं, एक में तो एम अवयव है और दूसरे में एन अवयव है, ठीक है। तो प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, मतलब प्रथम कौन सा है, ये तो एम अवयव वाला, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, दो की पावर एम बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरे समुच्चय आपको एन अवयव है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, दो की पावर एन हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, है ना, ये प्रथम है, इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। मतलब दोनों का अंतर आपको दे रखा है कि दोनों का अंतर कितना है, 56 है। ये देखिए दो की पावर एम और माइनस में क्या आएगा, दो की पावर एन, और बराबर किसके होगा, 56 के होगा। ये आपके पास जो पर्सन दे रखा है उसको आपने इस प्रकार है वो लिख लिया, ठीक है। अब आपको चाहिए कि एम व एन के मान है वो पूछे गए, ठीक है। तो आपके पास तरीका क्या है, आप ऑप्शन से एम की वैल्यू और एन की वैल्यू लिख लीजिए, और आपके पास जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू हम देखते हैं, तो क्या आएगा, दो की पावर सात
माइनस में क्या आएगा 2 की पावर 6 और अंतर क्या होना चाहिए 56 होना चाहिए। तो 2 की पावर 7 है वो क्या होता है, तो मैंने आपको कहा है कि 2 की पावर 5 आप याद रखें ना, 2 की पावर 5 आप याद कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 32 होती है। तो 32 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 की पावर 6 आ गया, मतलब 32 को 2 से किया तो 64 और 64 को 2 से किया तो 128 है ना, ये तो आया। अब 128 में से आप 64 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा है ना, अंतर कितना होगा 64 होगा, लेकिन अंतर होना कितना चाहिए 56 होना चाहिए। तो ये बात तो क्या है गलत है, मतलब एम और एन का मान ऑप्शन नंबर ए तो क्या है गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर बी से वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा 2 की पावर 6 और माइनस में क्या आएगा 2 की पावर 3 और बराबर क्या होगा 56 होगा। तो देख लीजिए 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी 64 और 2 की पावर 3 की जो वैल्यू कितनी होगी 8, बराबर क्या होगा ये देखिए 64 में से 8 घटाया क्या है 56 आया और बराबर क्या आना चाहिए 56 ही आना चाहिए, मतलब एम और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और 3। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब मान लीजिए बी ऑप्शन के अंदर क्या होता है 7 और मान लीजिए 5 वो दिया होता है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत, तो आप क्या कर देते हैं नन कर देते हैं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से भी करने चाहिए, क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे तो ईजी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की है ना, यहाँ से अब टॉपिक का वो शुरू होता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है ना। ये टॉपिक भी वैसे तो हमने सेट्स के अंदर पढ़ लिया है, लेकिन सेट्स के अंदर हमने थोड़ा कम पढ़ा और यहाँ पे इस बुक के अंदर थोड़ा सा लेवल है वो थोड़ा और ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, तो हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है वो क्या होता है कि जिस प्रकार आपको कोई समुच्चय वो दे रखे हैं, तो जिस प्रकार आप मान लीजिए 2 × 3 अब संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं ना गुणन करते हैं ना, उसी प्रकार दो समुच्चयों का भी आप गुणन वो करते हैं ना, गुणन वो कर सकते हैं। तो इससे गुणन को क्या करते हैं क्या कहते हैं कार्तीय गुणन कहते हैं ना, कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आपको क्या दे रखे हैं इसके अंदर दो समुच्चय ए व बी का कार्तीय गुणन क्या होता है ए गुणा बी उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम अवयव तो किससे आएगा समुच्चय ए से आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ए गुणा बी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा अवयव आ रहा है कौन सा सेट आ रहा है ए आ रहा है, तो अवयव भी किसका आएगा समुच्चय ए का आएगा, और बाद में क्या आ रहा है बी आ रहा है तो समुच्चय बी का बाद में अवयव आएगा। ठीक है, तो जिसमें ए गुणा बी के उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिसमें प्रथम अवयव तो समुच्चय ए से आएगा और दूसरा अवयव समुच्चय बी से आएगा। ठीक है, ए गुणा बी का मतलब क्या है ए ऑफ बी, और ए किससे बिलोंग करेगा ए से करेगा सेट के, और बी है वो किससे बिलोंग करेगा सेट बी से करेगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए 3 कोई समुच्चय आपको दे रखे हैं तो 3 का कार्तीय प्रोडक्ट है वो क्या होगा तो ए बी सी आ जाएगा, जिसमें ए तो किससे बिलोंग करेगा पहला पहला जो अवयव आ रहा है वो तो सेट ए से करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हैं ए गुणा बी गुणा सी निकाल रहे हैं, तो ए बी सी होगा ए है वो कौन से समुच्चय ए से, बी है वो समुच्चय बी से, और सी किससे करेगा समुच्चय सी से करेगा। ठीक है, इसी प्रकार कोई आपसे पूछ ले कि बी गुणा ए है वो क्या होगा, तो बी गुणा ए है वो क्या हो जाएगा बी और ए, और जहाँ पे बी है वो किससे बिलोंग करेगा बी से करेगा, और ए है वो किससे बिलोंग करेगा ए से करेगा। ठीक है, तो इस बी गुणा ए क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, और ए गुणा बी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं उल्टे हैं। ठीक है, इसी प्रकार गुणन किस प्रकार करने हैं वो भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि समुच्चय ए के अंदर तो टोटल अवयव कितने हैं 3 है ए बी और सी, और समुच्चय बी के अंदर अवयव कितने हैं 2 हैं, तो ए गुणा बी है वो क्या होगा ए गुणा बी क्या होगा कि ए गुणा बी में पहला अवयव तो क्या आएगा समुच्चय ए से आएगा, मतलब पहले तो क्या आएगा ए आएगा, फिर इस ए को इन जो भी समुच्चय बी है जिसके अंदर मान लीजिए 2 एलिमेंट है 5 एलिमेंट है उन पांचों से गुणा हो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 कर्मित युग्म हो बन जाएंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 2 हैं तो 2 कर्मित युग्म बनेंगे है ना। कर्मित युग्म कौन से हैं जैसे ए और मल्टीप्लाई किससे होगा एक्स से होगा, तो ये ए एक्स क्या है एक कर्मित युग्म है। इसी प्रकार दूसरा कर्मित युग्म क्या आएगा ए वाई। ठीक है, इसी प्रकार ये सब एलिमेंट हैं वो इन सब से मल्टीप्लाई होंगे तो कितने कर्मित युग्म वो बन जाएंगे। इसके अंदर कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं, और समुच्चय बी के अंदर कितने अवयव हैं 2 अवयव हैं, तो टोटल कितने कर्मित युग्म बनेंगे 6 कर्मित युग्म हो बन जाएंगे। मतलब दोनों का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई है, इसके अंदर 3 अवयव हैं इसके अंदर 2 अवयव हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कर्मित युग्म के अंदर, तो टोटल कितने कर्मित युग्म बनेंगे 6 कर्मित युग्म वो बनेंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं बना के। तो एक तो क्या बन गया ए एक्स बन गया, दूसरा क्या बन गया ए वाई बन गया, तीसरा क्या बन गया बी एक्स बन गया, और चौथा क्या बनेगा बी वाई बन जाएगा। फिर पांचवा क्या बनेगा बीच में आपको कोमा लगाना है, पांचवा क्या बनेगा सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर सी को वाई से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये देखिए टोटल 6 कर्मित युग्म वो बन गए ए गुणा बी के अंदर। देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, तो अगर समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव मान लीजिए समुच्चय ए के अंदर एम अवयव हैं, समुच्चय बी के अंदर एन अवयव हैं, तो ए गुणा बी के अंदर कितने अवयव होंगे है ना, ए गुणा बी के अंदर कितने अवयव होंगे तो एम गुणा एन होंगे है ना, एम गुणा एन होंगे, यही तो बात है यहाँ पे। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट थे और इसके अंदर 2 एलिमेंट थे है ना बी समुच्चय बी के अंदर, तो ए गुणा बी के अंदर कितने एलिमेंट आए तो ये देख सकते हैं आप 6 एलिमेंट है एम गुणा एन है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि एन क्रॉस ए गुणा बी कितना होगा एम गुणा एन के बराबर होगा, शायद लास्ट में लिखा भी होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट लगा के। ये देखिए यदि समुच्चय आपको ए दे रखा है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है मतलब कोई रिक्त समुच्चय है, उसका आप
गुणा कर रहे हैं बी से, जिसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो 5 5 है, दोनों में एक भी अवयव नहीं है, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान सकते हैं कि दोनों में से एक अवयव, मतलब या तो एक के अंदर 5 एलिमेंट है या फिर बी के अंदर 5 एलिमेंट है, या तो ए समुच्चय वो खाली है या फिर बी समुच्चय वो खाली है। तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में क्या होगा, 5 तो होगा। ये देखिए आप यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ वापस से, ये मिटा दूंगा ना। आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि साथ साथ नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और पढ़ने में सब चीज़ें वो आसान भी लगेंगे ना, समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो ये देखिए अब इसके अंदर मान ले सकते हैं कि समुच्चय ए के अंदर कोई समुच्चय आपको दे रखा है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए रिक्त को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, रिक्त आएगा। ठीक है, रिक्त को y से किया तो रिक्त आएगा। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी के अंदर भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 बचेगा ना, एक भी एलिमेंट वो नहीं आएगा। तो ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दोनों में से अगर एक भी रिक्त समुच्चय होगा तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय वो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी हमने समझ ली है कि नंबर ऑफ ए के अंदर m अवयव है और नंबर ऑफ बी के अंदर n अवयव है, तो n गुणा ए गुणा बी है वो कितने अवयव होंगे, m इंटू एन होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई वो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रहा है, यदि समुच्चय ए या बी में से कोई एक या दोनों क्या हों, अपरिमित हो, मतलब अनंत हो। मतलब आपको कोई बोल दे कि समुच्चय ए क्या है ना, ए क्या है, नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है, मतलब 1 2 से लेकर अनंत तक ये संख्याएं वो जा रही है ना, ये बोल दिया। और दूसरा समुच्चय आपको दे दिया कि कोई समुच्चय मान लीजिए जिसके अंदर अवयव कितने, 1 और 2 ये अवयव है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितने अवयव आएंगे, है ना। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर, है ना, इसमें से एक अवयव लेते हैं और जो आगे वाले इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और परिमित युग्म वो बनाते जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, आगे वाली संख्या हमने 2 ले ली, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 इंटू 1 और 2 2। इसी प्रकार अब तीसरी संख्या आ जाएगी तो 3 1 3 2। इसी प्रकार ये संख्या वो चलती जाएंगी। मतलब अगर दोनों समुच्चयों में से एक या दोनों अगर अपरिमित हैं, है ना, तो फिर ए क्रॉस बी भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय ही होगा। ठीक है, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ये भी आपको ध्यान में वो रखना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे आप देखेंगे तो ये देखिए एक क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, नंबर ऑफ ए यहाँ पे 2 दे रखा है, नंबर ऑफ बी बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ए गुणा बी के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 5 या 5 से अधिक अवयव है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए के अंदर कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। ठीक है, और समुच्चय बी के अंदर कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 5 या 5 से अधिक अवयव होंगे वो उपसमुच्चयों की संख्या आपसे पूछी है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने ऊपर वो बहुत किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए गुणा बी के अंदर अवयव कितने होंगे, तो m गुणा n होंगे। इसके अंदर 2 अवयव हैं, इसके अंदर 4 हैं, तो नंबर ऑफ ए गुणा बी है वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए गुणा बी कितने होंगे, m इंटू एन, मतलब 2 इंटू 4, टोटल अवयव कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 8 अवयव हैं, इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, टोटल उपसमुच्चय आपसे कोई पूछ लेगी टोटल उपसमुच्चय वो कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 8 बन जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर 8 ये तो बनेंगे टोटल उपसमुच्चय, 2 की पावर n ही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 8 है, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन उपसमुच्चयों की संख्या पूछी है जिसमें 5 या 5 से अधिक अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, एन सी और क्या आएगा, 5 आएगा एक, तो एन सी 5 और साथ में क्या आएगा, एन सी 6 आएगा और साथ में क्या आएगा, एन सी 7 आएगा और फिर क्या आएगा, एन सी 8 आएगा। ठीक है, मतलब टोटल कितने अवयव होने चाहिए, 5 या 5 से अधिक पूछे हैं। और अवयव आपके पास कितने हैं, एक मतलब है ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर टोटल अवयव कितने हैं, 8 होंगे। ये आप निकाल भी सकते हैं ना, एक एग्जाम्पल से मैं आपको और बढ़िया से बताता हूँ ना, और ज़्यादा समझ में आएगा कि इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले हम कोई भी दो सेट है वो बनाते हैं ना, सेट ए, ये मैं समझा रहा हूँ ना, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि सेट ए हमने क्या दे रखा है आपको, 2 अवयव हो दे रखे हैं, 1 और 2, ये 2 अवयव हमने सेट ए हो ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार सेट बी है, इसके अंदर कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो ये हमने बना लिया ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमने 4 एलिमेंट ले लिए। फिर हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी के अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार करना भी नहीं है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और लगेगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे क्रमित युग्म में। क्यों बनेंगे, क्योंकि एक का मान तो कितना है, एम का मान तो 2 है और एन का मान कितना है, 4 है। तो क्या होता है, ए क्रॉस बी एम गुणा एन होता है, एम गुणा एन मतलब 4 गुणा 2 8। और आप बना भी सकते हैं क्रमित युग्म में, ये देखिए एक है, एक किससे मल्टीप्लाई होगा, इन चारों एलिमेंट से होगा। तो एक तो क्या आ जाएगा, एक के साथ ए आएगा, एक क्या आएगा, एक के साथ बी आएगा, एक क्या आएगा, एक के साथ सी आएगा और एक क्या आएगा, एक के साथ डी आएगा। ठीक है, फिर 2 को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को आप बी से करेंगे, है ना, और फिर 2 को आप सी से करेंगे और फिर 2 को आप डी से करेंगे। तो ये देखिए टोटल क्रमित युग्म कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो टोटल कितने बन गए, 8 बन गए। और यही तो हम डायरेक्ट निकाल रहे थे कि एन
नंबर ऑफ एक रोस भी है वो कितना होगा, 8 ही तो होगा। ठीक है, अब कोई समुच्चय आपको दे रखा है ना, ये भी एक तरीके की क्या है, समुच्चय ही तो है। ये तो परिभाषा है जो कार्तीय गुणनफल की, कि दो समुच्चयों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक नया क्या बनता है, क्रमित युग्म के रूप में क्या बनता है, एक सेट बनता है। तो इस सेट के अंदर कितने अवयव हैं, 8 है। तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 8 बनेंगे, है ना। जो सेम टू सेम तरीका यहाँ पे लगता है वही सेम टू सेम तरीका यहाँ पे होता है ना कार्तीय गुणनफल के अंदर। तो इसके सेट कोई पूछ ले कि इसके सबसेट है वो कितने बनेंगे, तो आप क्या कहेंगे, 2 की पावर n, n का मान कितना है, 4 है, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 मतलब 16 बनेंगे। ठीक है, और 16 बना भी सकते हैं। सेम टू सेम वही तरीका यहाँ पे है। और इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमने सबसे शुरू में किया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन वो अब जो करंट में एग्जाम हो रही है उसमें पूछे जा रहे हैं, वही प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके सबसेट आप बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा स्वयं हो जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार बनते जाएंगे, जैसे एक के अंदर तो एक एलिमेंट आ गया है ना, और फिर दूसरा क्या आ जाएगा, ये सब एक एक बंद होंगे है ना, दूसरी में क्या होंगी सबसेट के अंदर दो दो आ जाएंगे, क्रमित युग में 1a आ गया और क्या आ गया 1b आ गया ना। इस प्रकार वो दो दो के जोड़े बनते जाएंगे, फिर 3 3 के बनेंगे, 4 4 के बनेंगे, 5 5 के बनेंगे, 6 के बनेंगे, फिर 7 के बनेंगे, फिर 8 के बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इससे सबसेट की संख्या आपसे पूछी है जिसमें क्या हो 5 अवयव हो या फिर 5 से ज़्यादा हो, मतलब कितने अवयव हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो इन अवयव को लेकर आपके कितने सबसेट बनेंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 8 बनेंगे क्योंकि 8 अवयव है ना। और आपको चयन कितनों का करना है, 8 में से 8 में से चयन आपको कितनों का करना है, 5 से ज़्यादा वालों का करना है। तो ये देखिए एन का मान तो कितना है, एन का मान तो कितना है, टोटल 8 है। तो 8 आएगा एन का मान, तो फिर 8 में से आपने चयन कितनों का करना है, एक तो 5 का करना है और 5 से ज़्यादा वालों का करना है। मतलब 8 सी 5 प्लस 8 सी 6 प्लस में क्या आएगा 8 सी 7 और प्लस क्या आएगा 8 सी 8। ठीक है, कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। 8 सी 5 को आप सरल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एन सी आर है वो किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप याद रखें तो ठीक है, वरना आप 8 सी 5 का मान भी निकाल सकते हैं ना, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना। तो आप 8 सी 5 का मान भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा ऊपर, तो क्या आएगा 8 आएगा, और नीचे क्या आता है, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर, मतलब 8 माइनस का 5 का अंतर। ठीक है, इसी प्रकार फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और 8 माइनस का 6 मतलब फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार 8 से 7 को क्या लिखेंगे आप, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 और 8 माइनस 7 मतलब फैक्टोरियल 1। ठीक है, और एन सी एन का मान हमेशा 1 होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये देखिए आप इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये देखिए 3 को 2 से और ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 56 आएगा। इसी प्रकार ये देखिए इसको आप ओपन करेंगे तो क्या करेंगे 8 इंटू 7 और फिर क्या आएगा फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 6 से नीचे वाला फैक्टोरियल 6 वो कैंसिल आउट। और ये देखिए 2 से ये 8 है वो 4 बार कट गया, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये देखेंगे आप 8 इंटू में क्या आएगा फैक्टोरियल 7 आएगा, फैक्टोरियल 7 से नीचे वाला फैक्टोरियल 7 है वो कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, और प्लस में ये 1 है। ठीक है, ये आपके पास टोटल उपसमुच्चयों की संख्या आ गई जिसमें एलिमेंट कितने होंगे 5 या 5 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये देखिए 28 और 56 कितने होंगे 84। ठीक है, 84 84 हुए क्या, 8 और 6 14 और 5 और 2 7 है ना, और एक 8। ठीक है, 84 और प्लस में क्या आएगा 8 आ जाएगा, और प्लस में क्या है एक है, मतलब 84 प्लस 9 कितने होंगे 93 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, एक तो 56 है, एक क्या है 84 है, एक क्या 85 है, और आपके ऑप्शन क्या आना चाहिए 93 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से कंप्लीट क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान में वो रखना है। ठीक है, तो ये है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है वो लिखा नहीं है, अब आपको चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको क्या दे रखा है नन ऑफ दीज है, तो ये हो जाएगा अपने आप। कितने सबसेट है वो बनेंगे 93 वो बनेंगे, कैसे बनेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आगे आपको नोट लगा कि क्या दे रखा है, ये आप नोट कर लेना ना, ये यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। तो ये देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में एन अवयव उभयनिष्ठ हो तो ए गुना बी या फिर बी गुना ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी एन स्क्वायर होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पता नहीं इस लाइन के अंदर ऐसा क्या लग रहा है एग्जामिनर को, इतना सिंपल क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन तो ये है ना, इससे अच्छा क्वेश्चन तो ये है, लेकिन ये अभी तक पूछा हुआ नहीं है ना, लेकिन ये आ सकता है, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो होते हैं। और ये इस लाइन के अंदर क्या पता क्या दिख रहा है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन वो लगातार बैक टू बैक वो एग्जाम में आ रहे हैं ना। तो ये देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी में कितने अवयव उभयनिष्ठ हैं, एन अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो ए गुना बी तथा बी गुना ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी एन स्क्वायर होगी। एन अवयव उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी एन स्क्वायर हो जाएगी। ये देखिए 2 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे गए हैं,
ए तथा बी में 5 अवयव कितने हैं, उभयनिष्ठ हैं। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है। तो ए गुना बी व बी गुना ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या पूछेगा कोई आपसे, तो क्या कहेंगे 5 का n का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो ऑप्शन नंबर बी वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए 2018 में क्वेश्चन आया था, समुच्चय ए और समुच्चय बी में 9 अवयव क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो ए गुना बी तथा बी गुना ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या वो कितनी होगी, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगी, है ना। 9 का स्क्वायर मतलब 81, ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, समुच्चय ए है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय मतलब ए से लेकर ABCD है ना, जेड तक है। ठीक है, और समुच्चय बी क्या है, सभी स्वरों का समुच्चय है। समुच्चय बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5 एलिमेंट है। कौन कौन से, एक तो ए है, एक ई है, एक आई है, एक UO है और एक क्या है, U है। ठीक है, समुच्चय बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 5 है। और समुच्चय ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 26 है। तो ए गुना बी तथा बी गुना ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी। ये 2011 सेकंड ग्रेड का शायद क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किस प्रकार निकालेंगे आप, तो ए गुना ए और समुच्चय बी के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है, 5 ही तो है उभयनिष्ठ। यहाँ पे सभी स्वर हैं, तो ये स्वर इसके अंदर भी तो है, तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी, n का मान कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे ए गुना बी तथा बी गुना ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, n का स्क्वायर हो जाएगी, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो आज वाला जो अभी तक हमने किया है वो शानदार मैटर है। 2 बार आपको वीडियो को देखना है और अच्छे से आपको अपने नोट्स में बनाने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध की। तो ये तो नई चीज़ नहीं है ना, ये कार्तीय गुणनफल तो हमने कुछ नियम वहाँ पे भी देखे थे कि क्रम विनिमय का पालन करता है या नहीं करता है, और जो मतलब साच रेता है, बंटन गुणधर्म, वो हमने समुच्चय के अंदर पढ़ लिया था। और ये आगे वाली चीज़ है वो आपकी 12th के अंदर दे रखी है, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट है वो कर लिया। ठीक है, और एकदम बढ़िया से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं संबंध की। तो संबंध क्या है, ये इतनी राम कहानी हमको करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि संबंध के अंदर जो परिभाषा आप देखेंगे वही क्या है, ए गुना बी के अंदर तो आपको कार्तीय गुणनफल तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसी से आप सभी संबंध वो निकालेंगे। और संबंध के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रांत पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे ना, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। फिर जो संबंध होते हैं 3 प्रकार, एक तो समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तुल्यता है ना, तत्समक संबंध है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। और वीडियो थोड़ा सा छोटा रखेंगे ना, लगभग 50 या 55 मिनट का वीडियो, और उससे भी छोटा हम रख सकते हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे। और सभी एग्जाम्पल मैं कराने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही थ्योरी अपने आप समझ में आती है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी ज़्यादा थ्योरी आपके समझ में आएगी, कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। ठीक है, और कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, तो ये देखिए सेट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 ए और बी क्या है, 2 अरिक्त समुच्चय हैं। तो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। मतलब कि कोई भी समुच्चय आपको 2 दे रखे हो, ए और बी, यहाँ पे 2 समुच्चय हैं और दोनों क्या होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए, है ना, दोनों क्या होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए। तो उनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय क्या होगा, ए से बी में क्या कहलाएगा, एक संबंध वो कहलाएगा। कैसे, यहाँ पे समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, और समुच्चय बी के अंदर क्या है, 3 और 4 है। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, एक तो 1 आएगा, साथ में क्या आएगा, 3 आएगा, और एक और फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे फिर 2 और 3 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रत्येक है ना, 1 और 3, 1 और 4, प्रत्येक कर्मित युग में ना, ये क्या है, ए से बी में क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। मतलब ARB आप इसको लिख सकते हैं, ए से बी में क्या है, एक संबंध है। ठीक है, यही तो परिभाषा है। संबंध की परिभाषा क्या है, यदि समुच्चय ए और बी के अंदर उसका कार्तीय गुणनफल आप निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो उसका प्रत्येक उपसमुच्चय है ना, प्रत्येक उपसमुच्चय, अब यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है ना, 4 ही तो है ए क्रॉस बी में, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 का मतलब कितना आएगा, 16 उपसमुच्चय बनेंगे। तो इसके प्रत्येक उपसमुच्चय है ना, वो क्या कहलाएगा, ए से बी में एक संबंध कहलाएगा, ए से बी में एक संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने 4 हैं, तो इसके उपसमुच्चय आप 16, अब 16 तो नहीं बना सकते, लेकिन हम 3-4 बना के देखते हैं, और वहाँ से हम कुछ चीज़ें और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन वो बन सकता है। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट आए। अब इसके उपसमुच्चय आप बनाएंगे तो एक तो क्या होगा, उपसमुच्चय 5 होगा। ठीक है, और एक ये खुद स्वयं होगा, खुद स्वयं मतलब 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, 2 और 4। ठीक है, तो ये एक तो ये खुद फाई होता है, सबका होता है, ये तो पता ही है आपको, और एक ये खुद होता है। तो ये फाई है, ये तो क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा ना, संबंध की बात कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा ये, है ना। और अगर समुच्चय की बात करते तो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है ना। और यहाँ पे क्या है, ये रिक्त संबंध है। तो आपको कोई पूछ ले कि ए क्रॉस बी के अंदर फाई कोई संबंध होगा या नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे, फाई एक क्या होता है, संबंध होता है ना, फाई संबंध होता है। आपको परिभाषा के अंदर भी लिखा हुआ है साफ साफ कि ए और बी क्या होने चाहिए, अरिक्त समुच्चय होने चाहिए, लेकिन उसका कार्तीय गुणनफल आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसका प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध कहलाता है। और आपको पता है कि फाई क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। तो इस परिभाषा से क्या हो जाएगा, ए से बी में एक फाई क्या होगा, संबंध होगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार फिर आप और क्या बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो क्या बन जाएगा, एक और 3 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बाद में क्या बनेगा, एक एक बन जाएगा, एक और 4 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दो दो की जोड़ी भी आ जाएंगे, एक 3 और एक 4, ठीक है। इसी प्रकार सभी सबसेट आप बना सकते हैं ना 16। और ये आपको मतलब सबसेट सिखाना नहीं है, मकसद मकसद क्या है, परिभाषा को समझाना है कि प्रत्येक उपसमुच्चय, अब यहाँ पे आपको कोई पूछ ले ये क्या है, तो ये क्या है, ए से बी में एक संबंध है, क्योंकि जो पहला अवयव है कर्मित युग्म का, वो अवयव किसका है, ए का है समुच्चय का, और आगे वाला क्या है, बी का है। तो एक और 3 तो क्या है, समुच्चय ए से बी के अंदर संबंध है, और इसकी जगह मान लीजिए ये आ जाता 3 और 1, है ना, 3 और 1 ये लिखा होता है, तो ये क्या होता है, ये समुच्चय बी से ए के अंदर संबंध होता है, क्योंकि पहला एलिमेंट किसका आ रहा है, बी का आ रहा है, और आगे वाला एलिमेंट किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। तो एक और 3 तो क्या है, ए से बी में एक संबंध है। और इसी प्रकार अगर बी क्रॉस ए निकालते तो आपके पास क्या आता, 3 और साथ में क्या आता है, एक आता है ना, इस प्रकार के एलिमेंट आते चारों। तो ये क्या होता है, ये समुच्चय बी से ए के अंदर एक संबंध है, वो होता है, ठीक है। ये तो क्या है, संबंध की परिभाषा है, वापस से मिटा रहा हूँ मैं, आप आराम से इसको लिख लेना, और लिखना है आपको कंप्लीट, ठीक है। नोट्स आप बनाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें वो क्लियर होती जाएंगी और याद भी होती जाएंगी ना। आप सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, सर पीडीएफ डाल दो ना। बहुत जने मेरे पास इतने कमेंट आए हैं, सर पीडीएफ दे रहे हो तो आप कोर्स लें वरना नहीं ले। तो मैंने कहा नहीं लो, है ना, नहीं लो, क्योंकि मकसद क्या है, सिलेक्शन देना, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद हाथ चलाएंगे, है ना। सिलेक्शन मेरे नोट्स बनाने से नहीं होगा आपका, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद के नोट्स खुद बनाएंगे, वरना मेरे को कोई मतलब इतने हैं नहीं कि मैं जो पासबुक वाली फ़ोटो डालता हूँ तो ये 10 पेज हैं उसकी भी फ़ोटो डाल सकता हूँ, और मैंने ये पीडीएफ बनाई है उसी की तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीडीएफ मैं डाल भी सकता हूँ, इसमें कोई है नहीं। लेकिन आप खुद के नोट्स बनाएंगे ना, तभी आपकी चीज़ें वो ज़्यादा समझ में आएंगी और ज़्यादा क्लियर भी होंगी, है ना, ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होंगी और याद भी होंगी। तो नीचे ये देख सकते हैं आपके दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, यदि ए के अंदर अवयव कितने हैं, 7 हैं, है ना, और बी के अंदर अवयव कितने हैं, 4 अवयव है, ठीक है। तो आपको नियम क्या बोल रहा है कि अक्ष से वाई के अंदर एक संबंध है, अक्ष का दुगुना क्या है, वाई है ना, अक्ष का दुगुना एक अक्ष का दुगुना क्या है, वाई है, जहाँ पे अक्ष किसको बिलोंग कर रहा है, ए को कर रहा है समुच्चय को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, बी को कर रहा है। तो आपको संबंध आर के अंदर कौन कौन से कर्मित युग्म बनेंगे, ये बात है वो पूछी गई है। तो कौन कौन से बनेंगे, आपकी बुक के एग्जाम्पल है, समुच्चय ए के अंदर अवयव कितने हैं, 1 2 3 5 और 7 हैं, और आपको नियम क्या दे रखा है कि अक्ष का दुगुना क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। मतलब अक्ष का जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसका दुगुना क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। और ऐसे नहीं है आपने लिख दिया कि मान लीजिए 3 है वो लिख दिया ना, मान लीजिए एक हम लेते हैं, सबसे पहले एक एलिमेंट इसका ले लिया, और अक्ष का दुगुना क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, है ना। तो एक लिया तो इसका दुगुना क्या होगा, 2 होगा। अब ये होगा या नहीं होगा संबंध, ए से बी में ये संबंध होगा या नहीं होगा, तो कायदे से तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ वो सही है कि अक्ष का दुगुना वाई है, और हमने अक्ष एलिमेंट एक से ले लिया और वाई अपने आप दुगुना हो जाएगा तो दूसरा आएगा। लेकिन आपको देखना है कि ये वाई आ रहा है वो समुच्चय बी के अंदर है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ 2 है वो नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 से 2 है वो संबंध होगा या नहीं होगा, तो ये संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, कितने कर्मित युग्म बनेंगे, है ना, इसी से प्रांत निकलेगा, इसी से परिसर निकलेगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं, तो आपको नियम क्या दे रखा है, आपको संबंध वो क्या दे रखा है कि अक्ष से वाई के अंदर संबंध है जब अक्ष का दुगुना क्या है, वाई है, और अक्ष किसको बिलोंग कर रहा है, समुच्चय ए को बिलोंग कर रहा है, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, समुच्चय बी को कर रहा है। तो हमने अक्ष से एक एलिमेंट लिया, एक, है ना, एक का दुगुना क्या होगा, वाई 2 होगा, लेकिन 2 समुच्चय बी के अंदर नहीं है, तो 1 और 2 कर्मित युग्म के बीच कोई संबंध ए से बी में नहीं होगा, ठीक है। फिर हम समुच्चय ए से कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, 2 लिया, है ना, 2 अक्ष का दुगुना क्या है, वाई है, तो 2 का दुगुना क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखते हैं 4 एलिमेंट बी के अंदर है या नहीं है, तो है, तो 2 और 4 ये कर्मित युग्म क्या होगा, ए से बी के अंदर क्या होगा, संबंध होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको कर्मित युग्म हो निकालना है। फिर हमने 3 लिया, है ना, 3 का दुगुना क्या होगा, 6 होगा। अब 6 समुच्चय बी के अंदर है या नहीं है, ये देखिए है, तो ये भी क्या होगा, एक संबंध है वो होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने तीसरा एलिमेंट लिया, मान लीजिए 5 हम लेते हैं, तो 5 का दुगुना 10, समुच्चय बी के अंदर वो नहीं दे रखा, मतलब ये संबंध वो नहीं होगा। तो इसके अंदर टोटल कितने कर्मित युग्म बनेंगे, 2 ही कर्मित युग्म बनेंगे, और ये संबंध वो क्या कहलाएगा, ए से बी के अंदर एक क्या है, संबंध है वो है, ठीक है। और संबंध आपको क्या दे रखा है, अक्ष का दुगुना क्या है, वाई है, ठीक है। इस प्रकार आपको निकालने हैं। और क्वेश्चन क्या आएगा कि इसका प्रांत बताओ। आप प्रांत की हम नीचे डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद प्रांत और परिसर की भी इसके इस जो एग्जाम्पल है इसके अंदर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको कर्मित युग्म हो निकालना है कि जो भी आपको संबंध वो दे रखा है उसको आप लिखते जाइए और आप संबंध वो निकालते जाएंगे। इसी प्रकार ये देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको समुच्चय वो क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का समुच्चय वो दे रखा है ना, समुच्चय क्या दे रखा है, सेट एन दे रखा है। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 से लेकर ये अनंत तक हो जा रहा है, ठीक है। और आपको संबंध वो क्या दिया है कि अक्ष आर वाई, जहाँ पे अक्ष है वो वाई का भाजक है ना, अक्ष क्या है, वाई का भाजक है। भाजक का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई पूछ ले कि 8 के भाजक बताओ, है ना, 8 के भाजक बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 8 के अंदर जिस भी संख्या का भाग जाता है
वो क्या कहलाएंगे, 8 के भाजक कहलाएंगे। मतलब 8 के अंदर किसका भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है ना, फिर 4 का जाता है और एक 8 खुद का भी जो जाता है। तो 8 के भाजक कौन कौन से हैं, ये सब है। तो इसी प्रकार अक्ष क्या है, वाई का क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए। तो कौन कौन से समुच्चय वो बनेंगे, है ना, कौन कौन से सॉरी कर्मित युग्म हो बनेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना, अब एक लिया आपने, है ना, अक्ष आपने एक लिया, तो ये क्या होना चाहिए, वाई का भाजक होना चाहिए। तो एक है वो सबका भाजक होता है, तो एक एक, है ना, और दोनों एलिमेंट किससे होने चाहिए, समुच्चय ए से होने चाहिए ना, समुच्चय एन आपको दे रखा है इससे होने चाहिए। तो एक एक भी सही है, इसके आगे वाला बनेंगे तो एक और दो भी सही है ना, अक्ष वाई का भाजक होना चाहिए। तो ये देखिए दो तो सही है ना, लेकिन दो और एक ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो है वो एक का भाजक नहीं होता है, लेकिन दो एक का वो क्या होता है, भाजक नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसके अंदर कोई संबंध वो नहीं होगा। लेकिन एक एक, एक दो, इसी प्रकार एक तीन, एक चार, ये संख्या वो चलती जाएगी, है ना। और फिर अगर आप दो के अंदर बनाएंगे तो फिर दो किसका भाजक होता है, दो का भाजक होता है, और दो किसका होता है, चार का भी होता है, दो किसका होता है, दो छः का भी होता है। इसी प्रकार से ये कर्मित युग्म वो बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि अक्ष वाई का भाजक है, कौन कौन सा संबंध वो बनेगा, कौन कौन से कर्मित युग्म वो बनेंगे। तो एक तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक एक बन जाएगा, एक दो बन जाएगा, एक तीन बन जाएगा, एक चार बन जाएगा, एक पाँच बन जाएगा। इस प्रकार से ये बनते जाएंगे, क्योंकि भाजक दे रखा, आप यहाँ पे आपको अपरिमित कोई समुच्चय दे रखा है, तो अपरिमित ही क्या आएगा, एक क्रॉस बी के अंदर कर्मित युग्म का मान भी कितना आएगा, अपरिमित ही आएगा। तो आप निकालते जाइए, बनते जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जो एग्जाम्पल नीचे वाला है 4 नंबर का एग्जाम्पल, इसके अंदर कौन कौन से जो हमारे कर्मित युग्म हो बनेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव दे रखे हैं आपको। समुच्चय ए के अंदर दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5, और समुच्चय बी के अंदर अवयव दे रखे हैं 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पे आपको संबंध वो क्या दे रखा है कि अक्ष वाई से संबंधित है कि अक्ष वाई से बड़ा या फिर क्या है, बराबर है। अक्ष क्या है, वाई से बड़ा है या फिर क्या है, बराबर है। तो कौन कौन से कर्मित युग्म बनेंगे, अक्ष वाई से क्या है, बड़ा है ना, अक्ष क्या है, वाई से बड़ा है या फिर बराबर है। तो आप अगर मान लीजिए अक्ष का मान आपने क्या ले लिया, एक है वो ले लिया, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। मतलब कायदे से क्या आना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, एक और एक आना चाहिए, तभी तो संबंध होगा। तो यहाँ पे अब ना तो बी के अंदर एलिमेंट, फिर आपको क्या देखना है, बी के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं है। तो ये देखिए बी के अंदर ना तो जीरो है और ना ही एक है, तो आपका ये दोनों कर्मित युग्म में कोई संबंध होगा या नहीं होगा, एक्स से वाई में या फिर ए से बी में कोई संबंध वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी है या फिर जो संबंध है वो ए से बी में संबंध नहीं होगा जब आप कर्मित युग्म में एक जीरो या फिर एक एक है वो बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, अगर ये कर्मित युग्म बनाएंगे तो संबंध क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे वाले जो एलिमेंट हैं वाई वाले, ये दोनों बी से संबंधित होने चाहिए, जबकि बी के अंदर समुच्चय बी के अंदर ना तो जीरो अवयव है और ना ही एक अवयव है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से कर्मित युग्म हो बनेंगे, तो ये देखिए आपके पास अक्ष क्या दे रखा है आपको, वाई से बड़ा दे रखा है या फिर बराबर होना चाहिए। तो अक्ष का मान आप 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के बराबर, वाई का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या आ जाएगा, अक्ष क्या है, वाई से बड़ा है या बराबर है, फिर 2 के साथ क्या आ सकता है, वो तो कुछ नहीं आ सकता। मान लीजिए आप 2 के साथ 3 लेते हैं, तो वही दिक्कत है, अक्ष का मान क्या होना चाहिए, वाई से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वाई का मान है वो बड़ा है ना, तो ये वापस से संबंध वो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 के साथ तो एक ही कर्मित बनेगा, 2 और 2 का। इसी प्रकार 3 अगर आप लेंगे अक्ष का मान, तो वाई से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। 3 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 के साथ क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आप अगर अक्ष का मान 4 लेंगे तो 4 के साथ एक तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर 4 के साथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 के साथ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप देखेंगे अक्ष का मान 5 लेंगे तो ये देखिए 5 के साथ 2 भी आ जाएगा, 5 के साथ 3 भी आ जाएगा, और 5 के साथ 4 भी आ जाएगा, और 5 के साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन 5 के साथ 6 है वो नहीं आएगा, है ना। 5 के साथ अगर आपने 6 लिख दिया तो वापस से संबंध वो नहीं होगा, क्योंकि संबंध आपको क्या दे रखा है, अक्ष वाई से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ये सब कर्मित युग्म क्या होंगे, अक्ष से वाई के अंदर या ए समुच्चय ए से समुच्चय बी के अंदर क्या कहलाएगा, एक संबंध कहलाएगा, और ये सभी क्या है, कर्मित युग्म है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ये ऐसा भी आता है कि कर्मित युग्मों की संख्या बताएं, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आपको कर्मित युग्म हो बनाने हैं, ठीक है। फिर ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है कि ए से बी में कौन सा संबंध है या फिर कौन सा नहीं है ना। वो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आज हमारा मतलब पूरा कंप्लीट ये होगा नहीं, तो हम इतनी ही बात करते हैं। ये प्रांत और परिसर की बात हम कल करते हैं और कल इसके आगे भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी देखते हैं, क्या पता हो भी जाए। वीडियो तो बड़ा हो गया है ना। ये समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 और 2 है, और समुच्चय बी के अंदर कितने अवयव हैं, ए बी और सी है, ठीक है। तब ए से बी में आपको संबंध दे रखा है, एक तो R1 दे रखा है, और यहाँ पे कर्मित युग्म आप देखेंगे तो ये देखिए 1A है और 2B है ना। और R2 के अंदर आपको दे रखा है A1 और B2, है ना। R3 के अंदर आपको दे रखा है 5 और डी का मतलब है 1 व 4 दोनों, है ना। ए व सी दोनों, मतलब ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, या फिर ये कथन सही है ना, या फिर डी सही होगा। तो ये आपके पास एक तरीके से प्रश्न है, और आपको क्या पूछा है, ए से बी में कौन सा संबंध होगा, है ना। R1 होगा या फिर R3 होगा या फिर R2 होगा या फिर
ये ए व सी दोनों होगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आप कैसे करेंगे, ए से बी में पूछा है ना, मतलब ए क्रॉस बी का मान चाहिए है ना, ए से बी में पूछा है तो ए क्रॉस बी आपको निकालना है ना। ए क्रॉस बी का जो भी एलिमेंट आएंगे उन सब का उपसमुच्चय क्या होता है, ए से बी में एक संबंध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रमित युग्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 के साथ क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, और 1 के साथ बी भी आएगा, और 1 के साथ क्या आएगा, सी आएगा। इसी प्रकार फिर क्या आएगा, 2 के साथ ए आएगा, 2 के साथ बी आएगा, और 2 के साथ क्या आएगा, सी आएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए ए क्रॉस बी के अंदर, 6 अवयव हो गए, है ना। ए क्रॉस बी के अंदर कितने अवयव हो गए, 6 अवयव हो गए। ठीक है, तो इसके सभी सबसेट जो भी बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, ए से बी के अंदर क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कितने आएंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। तो आपको मान हो नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, ए से बी में संबंध आपको पूछा है। तो ये देखिए क्या आएगा, एक तो 1a होगा, है ना, सही है। एक 2b हो सकता है, ये देखिए 2b भी हो सकता है। तो R1 तो सही है, ये तो ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, और फाई मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि सबसेट की बात होती है, ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सभी सबसेट ए से बी में क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। तो ये क्या है, फाई है, ये भी क्या होगा, संबंध होगा। मतलब ये तीसरी बात या ऑप्शन नंबर सी भी सही है। लेकिन ये सही है या नहीं है, क्योंकि क्या आना चाहिए, 1a आना चाहिए, है ना, तब ए से बी में संबंध होता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, A1 दे रखा है ना, मतलब ये संबंध है वो नहीं होगा। तो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछ ले कि बी से ए में संबंध कौन सा होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये पर्सन ए से बी की जगह क्या होता, बी से ए में संबंध बताओ, है ना, बी से ए में संबंध बताओ। तो आप क्या निकालते, बी क्रॉस ए निकालते, बी क्रॉस ए लगाते, ये सब क्या हो जाते, उल्टे हो जाते। मतलब A1 की जगह क्या आ जाता है, सॉरी 1a की जगह क्या आ जाता है, A1 आ जाता। और यहाँ पे क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, B2 दे रखा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी कब सत्य होता, जब आपसे पूछता कि बी से ए में संबंध बताओ, तब ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता, बाकी तीनों क्या हो जाते, गलत हो जाते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी आगे आप देखेंगे तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ ए के अंदर कितने अवयव हैं, एम है। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ बी, ये समुच्चय है ना, ऑर्डर ऑफ ये समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव, एम अवयव। तो इसको आप ऑर्डर ऑफ ए भी लिख सकते हैं या फिर नंबर ऑफ ए भी लिख सकते हैं, दोनों बातें वो सही है। ठीक है, तो समुच्चय ए के अंदर अगर एम अवयव हों, समुच्चय बी के अंदर अगर एन अवयव हों, तो ए से बी में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर mn होगी। और अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर mn माइनस का 1, है ना। इसका मतलब क्या है, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बी कितना है, ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 3 है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी है वो कितना होगा, mn होगा, है ना। इसका मान कितना है, m है, इसका मान कितना है, n है। मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, mn होगा, मतलब 6 होगा। ठीक है, तो इसके टोटल उपसमुच्चयों की संख्या ही तो होती है संबंध, है ना। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 6 होगी। यही तो बात यहाँ पे बोली है ना। चाहे कुल उपसमुच्चय पूछ ले, चाहे कुल संबंध पूछ ले, बात तो एक ही है। तो ये देखिए 2 की पावर mn बोल दो या फिर 2 की पावर 6 बोल दो, इस क्वेश्चन से आप देखेंगे तो बात तो एक ही है। फिर अरिक्त पूछा है तो इसका हमेशा एक सबसेट क्या होता है, फाई होता है। तो अरिक्त के अंदर ये फाई है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, खाली संबंध है। तो अरिक्त संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल में से एक आपने घटा दिया। ठीक है, प्रांत और परिसर की बात हम कल करते हैं, आज का वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ शायद पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कल वापस से हम समझ से वापस से यहाँ से ही स्टार्ट करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से करेंगे, मेरी गारंटी है। आप ये जो मैंने आपको बताया 10 से 12 क्वेश्चन, ये आपके गलत नहीं होंगे ना। 1 या 2 क्वेश्चन क्या पता कहीं से भी पूछ ले, वो हम छोड़ देते हैं। बाकी 80% क्वेश्चन मेरी गारंटी है आपके गलत नहीं होंगे। आपने अगर पहले वाली बुक देखी है वो तो आपने पढ़ी है ना, तो उसमें भी आपने देखा होगा आराम से हम 35 से 36% का मैटर कर चुके हैं। उसमें से आपके 30 आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वही हमारा यहाँ पे चलता जाएगा, उसी प्रकार हम करेंगे और उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।